इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि वो कौन से फंडामेंटल पास्टुलेट्स हैं जो बेस फ्राहम करते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को। जो सबसे पहला पास्टुलेट है वो है कि एनी सिस्टम अंडर कंसिडरेशन मे बी कंसिडर्ड टू बी कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स। यानी जो सिस्टम अंडर कंसिडरेशन है वो लार्ज नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स पर मुश्तमिल होता है। मसलन अगर हम एक गैस, जो हमारे पास एक सिस्टम है, अगर वो गैस है तो गैस के बेतहाशा मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो 100, 50, 1000, 2000 नहीं होते, बल्कि वो अरबों खरबों के हिसाब से होते हैं। 1 मोल गैस के अंदर अरबों खरबों मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं तादाद में ना सिर्फ ज़्यादा होते हैं बल्कि एक जैसे भी होते हैं। ठीक है, तो अगर हम इन मॉलिक्यूल्स को, वो जो कि कॉन्स्टेंटली मोशन में हैं और ये स्मॉल इलास्टिक स्फीयर के तौर पर एक्ट कर रहे हैं, यानी आलमोस्ट इनके दरमियान हम इंटरेक्शन को इग्नोर करते हैं किसी भी किस्म की, तो ये जो हमारे पास सिस्टम है ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि इस पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग है। यानी ये सिस्टम जो है वो लार्ज नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स पर मुश्तमिल है। ये पोस्टुलेट 1 है। यानी हम जितने भी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में सिस्टम स्टडी करेंगे उनकी एक प्रॉपर्टी है कि उनमें जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। सेकेंड पोस्टुलेट जो है वो ये है कि ऑल द सेल्स इन फेस स्पेस आर ऑफ इक्वल साइज। जितने भी फेस स्पेस के सेल्स हैं, ठीक है, उन सब का साइज एक जैसा है। अगर अब मैं इसके साइज की बात करूं तो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक जो साइज यानी H0 है ये 0 को अप्रोच कर सकता है। ठीक है, H0 कुड बी 0, ठीक है, ये अप्रोच कर सकता है 0 को। लेकिन क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग ये जो H0 है ये 0 को अप्रोच नहीं कर सकता, बल्कि इसका एक फिक्स डायमेंशंस हैं और वो किसके बराबर हैं, वो प्लांक्स कांस्टेंट के स्क्वायर के बराबर हैं, यानी H0 इज इक्वल टू H3। ये अकॉर्डिंग टू क्वांटम स्टैटिस्टिक्स है। और ये हमने कैसे ये चीज़ जो है वो डिड्यूस की थी कि वो H3 के बराबर है, ये हमें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से पता चला है। तो सेकंड पोस्टुलेट्स क्या है कि फेस स्पेस के सेल जो हैं वो सारे एक जैसे साइज के होते हैं। थर्ड पोस्टुलेट जो है उसके 2 पार्ट्स हैं। पहला उसका जो पार्ट है, ऑल माइक्रो स्टेट्स आर इक्वली प्रोबेबल, यानी जितनी माइक्रो स्टेट्स हैं वो इक्वल अप्रायोरी प्रोबेबिलिटी के प्रिंसिपल को फॉलो करती हैं। और ऑल मैक्रो स्टेट्स आर पॉसिबल, यानी तमाम मैक्रो स्टेट पॉसिबल हैं बट दे हैव डिफरेंट प्रोबेबिलिटी, यानी वो इक्वली प्रोबेबल नहीं है, वो जस्ट पॉसिबल हैं, वो इक्वली प्रोबेबल नहीं है। चलें इसको हम समझते हैं कि ऑल माइक्रो स्टेट्स आर इक्वली प्रोबेबल, इसका क्या मतलब है। ऑल एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट corresponding to possible macro states are equally probable have equal same probability। कैसे? हमारे पास ये चूंकि मोस्ट फंडामेंटल पोस्टुलेट है ये वाला, ऑल माइक्रो स्टेट्स आर इक्वली प्रोबेबल, ये मोस्ट फंडामेंटल पोस्टुलेट है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का। इसके लिए हम अगेन वही एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम 4 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स जिनको हम ABCD से डिस्टिंग्विश करते हैं और 2 सेल्स के हम अंदर उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक I सेल है और एक J सेल है। ठीक है, तो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो सकती है। अगर मैक्रो स्टेट बात करें तो वो 0413223140 के अकॉर्डिंग हो सकती है। और अगर हम उसको माइक्रो स्टेट की सेंस में बात करें तो वो अगर उनके जो पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं वो ये हो सकते हैं जब हम उनको डिस्टिंग्विश करें, यानी 04 के करस्पॉन्डिंग एक माइक्रो स्टेट, 13 के करस्पॉन्डिंग
4 माइक्रोस्टेट 2 के करस्पॉन्डिंग, 6 माइक्रोस्टेट 3 के करस्पॉन्डिंग, 4 माइक्रोस्टेट 4 के करस्पॉन्डिंग 1 माइक्रोस्टेट्स। अब हमारे पास ये टोटल माइक्रोस्टेट्स कितनी आ गई, अगर मैं ऐड करूं 1 + 4 5 + 6 11 + 4 15 + 1 टोटल हमारे पास आ गई 16 माइक्रोस्टेट्स। तो मैंने क्या, ऑल माइक्रोस्टेट्स आर इक्वली प्रोबेबल। इक्वली का मतलब है कि इन सब की प्रोबेबिलिटी एक जैसी होगी, यानी ये जो माइक्रोस्टेट है इसकी प्रोबेबिलिटी और ये जो इसके बिल्कुल नीचे माइक्रोस्टेट है इसकी प्रोबेबिलिटी एक जैसी होगी। इसी तरह ये वाली माइक्रोस्टेट, ये वाली माइक्रोस्टेट, ये हमारे पास 16 डिफरेंट माइक्रोस्टेट्स हैं, ठीक है, ये मैं उनको टिक कर रहा हूँ, ये 16 डिफरेंट माइक्रोस्टेट्स, इन सब की एक जैसी प्रोबेबिलिटी होगी और वो होगी 1/16, यानी ये एक जैसी प्रोबेबिलिटी रखती हैं। और एक जैसी प्रोबेबिलिटी का मतलब है ये सारी माइक्रोस्टेट्स इक्वली प्रोबेबल हैं और ये प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अ प्रायोरी प्रोबेबिलिटी को फॉलो करती हैं माइक्रोस्टेट्स। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अंदर माइक्रोस्टेट्स प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अ प्रायोरी प्रोबेबिलिटी को फॉलो करती हैं। चलें अब हम सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं। ऑल मैक्रोस्टेट्स आर पॉसिबल। अगर मैं इसे पॉसिबल कह रहा हूं तो क्यों कह रहा हूं? अब द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए गिवन मैक्रोस्टेट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट करस्पॉन्डिंग टू द गिवन मैक्रोस्टेट, यानी उस मैक्रोस्टेट के अंदर कितनी माइक्रोस्टेट्स हैं, प्रोबेबिलिटी जो है उससे प्रोपोर्शनल है। और किसी भी एक मैक्रोस्टेट के अंदर जो माइक्रोस्टेट होती हैं वो मल्टीप्लिसिटी कहलाती है। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी जो है वो प्रोपोर्शनल है मल्टीप्लिसिटी के। उसको हम मल्टीप्लिसिटी की बजाय थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी भी कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैक्रोस्टेट है ये प्रोपोर्शनल है मल्टीप्लिसिटी के, या फिर वो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी के प्रोपोर्शनल है। कैसे ये प्रोपोर्शनल है जी, इसको हम देखते हैं उसी एग्जांपल से जिसमें हम ये डिफरेंट मैक्रोस्टेट ले रहे हैं 0 4 1 3 2 2 3 1 4 0। अगर आप देखें इस पहली मैक्रोस्टेट में एक माइक्रोस्टेट है, दूसरी में 4 हैं, तीसरी में 6 हैं, चौथी में 4 हैं और पांचवी में फिर 1 है। किस में सबसे ज़्यादा माइक्रोस्टेट्स हैं, यानी ये सेंटर वाली जिसमें 2 2 आपके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं पार्टिकल्स दोनों सेल्स के अंदर, वो 2 2 हैं, तो इसके अगेंस्ट आपके पास नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स पे सबसे ज़्यादा आ रही हैं। अब इस 2 2 मैक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी अगर आप कैलकुलेट करें तो वो ये कैलकुलेट हुई है, ये 3/8 है। आप इसे देखें तो इस मैक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी बाकी सारी मैक्रोस्टेट से ज़्यादा है, ये वाली प्रोबेबिलिटी। बाकियों की 1/16 1/4 है और ये 3/8 है जो कि मैक्सिमम है। तो क्यों मैक्सिमम है भाई? इसके अंदर अगर आप देखें तो माइक्रोस्टेट भी मैक्सिमम है, बाकियों में कम है। ये इसमें 4 है, इसमें 1 है, इधर भी 4 है, इधर भी 1 है, लेकिन इसमें माइक्रोस्टेट सबसे ज़्यादा है। यानी 2 2 मैक्रोस्टेट की मल्टीप्लिसिटी 6 है, 1 3 मैक्रोस्टेट की मल्टीप्लिसिटी 4 है, 0 4 मैक्रोस्टेट की मल्टीप्लिसिटी 1 है, 3 1 मैक्रोस्टेट की मल्टीप्लिसिटी 4 है, 4 0 मैक्रोस्टेट की मल्टीप्लिसिटी 1 है। तो इसकी मल्टीप्लिसिटी भी ज़्यादा है। तो इन शॉर्ट मैं क्या कह सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी जो है वो किसकी ज़्यादा होगी, जिसमें की मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा है। तो अब देखें हर मैक्रोस्टेट की चूँकि प्रोबेबिलिटी एक जैसी नहीं है, यहाँ से हमें पता चल रहा है ये, तो ये इक्वली प्रोबेबल तो ना हुई। तो इसका मतलब है डिफरेंट प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि पॉसिबल तो हैं, क्योंकि हर एक की कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी है, लेकिन वो इक्वली प्रोबेबल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हमने कहा कि ये ऑल मैक्रोस्टेट्स आर पॉसिबल। अब मैक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी जो है मल्टीप्लिसिटी के प्रोपोर्शनल है। मल्टीप्लिसिटी को हम ओमेगा से शो करते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करें तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू ओमेगा, यानी हमारे पास कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा। तो ये तो था हमारा तीसरा पास्टुलेट जो कि मैक्रोस्टेट और माइक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी से मुतल्लिक था, और हमने समझा कि तमाम माइक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी
इक्वल है, एक जैसी है और वो इक्वली प्रोबेबल है। और जो मैक्रो स्टेट्स हैं वो तमाम पॉसिबल हैं लेकिन उनकी प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं है, बल्कि उनमें से उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है जिसकी मल्टीप्लिसिटी भी सबसे ज़्यादा है। चले अब पास्टुलेट नंबर 4 की तरफ आते हैं। पास्टुलेट नंबर 4 हमें ये बताता है कि जो इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ ए सिस्टम है वो उस मैक्रो स्टेट को कहते हैं आप जिसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है, यानी वो इक्विलिब्रियम स्टेट जो होती है द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट होती है। ठीक है, तो पास्टुलेट 4 असल में द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट से करस्पॉन्डिंग है, द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, कि द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट कौन सी है। अब इक्विलिब्रियम स्टेट कौन सी है, जिस मैक्रो स्टेट में पार्टिकल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं 2-2, इसके अगेंस्ट मल्टीप्लिसिटी हाई, इसके अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी भी हाई, और यही आपकी द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट भी है, और इसी को हम इक्विलिब्रियम स्टेट भी कहेंगे। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ ए सिस्टम जो है वो कौन सी होती है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। और ये पोस्टुलेट नंबर 4 हम जो है वो द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट से रिलेटेड होता है, जो हमें बताता है द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट इज द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द सिस्टम, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। पोस्टुलेट नंबर 5 जो है, एक्सेसिबल स्टेट्स आर द स्टेट कंसिस्टेंट विद द गिवन कंस्ट्रेंट्स ऑफ द सिस्टम। अब हमें ये तो पता चल गया कि सिस्टम के पास बेतहाशा स्टेट्स हो सकती हैं, इवन उसकी मैक्रो स्टेट चाहे एक हो लेकिन उसकी माइक्रो स्टेट्स डिफरेंट हो सकती हैं, तो स्टेट जो है वो डिफरेंट हो सकती है। अब उनमें से तमाम स्टेट्स जो हैं वो एक्सेसिबल नहीं होती हैं पार्टिकल्स के लिए। तो एक्सेसिबल स्टेट्स कौन सी होती हैं, एक्सेसिबल स्टेट्स वही होती हैं जो कंसिस्टेंट होती हैं किसके साथ, गिवन कंस्ट्रेंट्स ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर जो कंस्ट्रेंट अप्लाई हो रहे होते हैं उनसे कंसिस्टेंट जो होंगी वो आपकी एक्सेसिबल स्टेट्स होंगी। अब कंस्ट्रेंट्स हमारे पास क्या हैं, तो वो दो ही कंस्ट्रेंट्स हैं हमारे पास, एक में जो टोटल जो हम जर्नल अभी तक स्टडी किए हैं, वैसे इससे ज़्यादा भी कंस्ट्रेंट हो सकती हैं। ये एक हमने जर्नल 2 कंस्ट्रेंट अभी स्टडी किए हैं, जिसमें एक में द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कांस्टेंट रहते हैं और एक में टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है। तो अब अगर इन कंस्ट्रेंट को हम स्टडी करें तो ये असल में पोस्टुलेट नंबर 5 हमें क्या बता रहा है, ये हमें कंजर्वेशन ऑफ मैटर और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वैलिडिटी के बारे में बता रहा है कि ये वैलिड होती हैं। अगर सिस्टम जो है कंसिस्टेंट है इन 2 कंस्ट्रेंट से, तो कंजर्वेशन ऑफ मैटर और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो वैलिड हैं। अब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि आपका मॉलिक्यूल जो हैं वो एक सेल से दूसरे सेल में तो जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, तो उनकी स्टेट तो चेंज होगी, लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये उस मैटर के, वो कांस्टेंट रहेंगे, यानी टोटल नंबर जो है वो कांस्टेंट रहेगा और वो n है। यानी जितने भी सेल हैं, हर सेल के अंदर आपके पास जो मॉलिक्यूल्स हैं अगर उन सब को सम करें तो टोटल नंबर आपका कांस्टेंट रहेगा। हाँ, एक सेल से दूसरे सेल में मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं, यानी उसकी स्टेट वेरी कर सकती है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। सेकंड है, अगर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट हैं तो उनकी हर मॉलिक्यूल की एक एनर्जी है, तो हर मॉलिक्यूल की एनर्जी को जब हम ऐड करते हैं तो टोटल एनर्जी भी फिर कांस्टेंट ही होगी। तो अगर हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल सिग्मा एन आई हैं, तो एक फर्स्ट मॉलिक्यूल अगर n1 है एक सेल 1 के अंदर, और उस सेल की एनर्जी n1 को E1 से मल्टीप्लाई करें हर एक मॉलिक्यूल की एनर्जी से, तो E1 n1 आपके पास सेल 1 की एनर्जी है, E2 n2 सेल 2 की है, E3 n3 सेल एंड सो ऑन अप टू E के n के। तो अगर आप इसको समेशन करें E i n i इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो जो सिस्टम है उसकी एनर्जी भी हमारे पास कांस्टेंट होगी। तो ये 2 कंस्ट्रेंट हैं और ये बहुत जनरल कंस्ट्रेंट हैं। ठीक है, अगर ये वैलिड हैं तो इसका मतलब है कि कंजर्वेशन ऑफ मैटर और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इन दोनों के जो प्रिंसिपल हैं ये भी वैलिड हैं।
तो अगर सिस्टम इन दोनों को ओबे कर रहा है कंस्ट्रेंट को, तो आपके पास स्टेट तो बेतहाशा आएंगी, लेकिन वो सारी एक्सेसिबल नहीं होंगी। एक्सेसिबल वही होंगी जो कंसिस्टेंट होंगी विद रिस्पेक्ट टू द गिवन कंस्ट्रेंट ऑफ द सिस्टम। तो ये थे जी हमारे 5 पास्टुलेट्स, और ये जो पास्टुलेट्स हमने पढ़े हैं ये ऑलरेडी हम डिफरेंट टॉपिक्स को जो पहले स्टडी कर चुके हैं उनको उनके अंदर हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, ये सारे पांचों के पांचों पास्टुलेट्स। और ये जो 5 पास्टुलेट्स हैं ये फंडामेंटल बेसिस प्रोवाइड करते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को, जिसके ऊपर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की थ्योरी जो है वो बिल्टअप की गई है। इसीलिए हम इनको फंडामेंटल पास्टुलेट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स भी कहते हैं। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।